सॉल्यूशन को हम तीन भागों में पढ़ेंगे। जो सॉल्यूशन का पहला भाग है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मेथड्स की बात करेंगे, कौन कौन से मेथड ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ने। दूसरे भाग में बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी। और तीसरे भाग में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में? अगर आज मैं पहले भाग की बात करूंगा तो कंसंट्रेशन मेथड्स में हमारे कंसंट्रेशन मेथड आते हैं मास परसेंट, फिर आएगा वॉल्यूम परसेंट, फिर आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर पढ़ेंगे पीपीएम जिसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, फिर बात करेंगे बेटा मोलैरिटी की, मोलैरिटी, और लास्ट में बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी, मोलैरिटी, फिर मोल फ्रैक्शन। इन चीजों के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है 10%, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको किसी की एसआई यूनिट पूछ सकता है, किसी का कन्वर्जन पूछ सकता है, और इन पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकता है, जो किससे आएगा? ज्यादातर टेंडेंसी आने की मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन की है। इन चीजों से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब सर बात करेंगे कि मास परसेंट का मतलब क्या है। तो मास परसेंट का मतलब समझेंगे कि मास ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट की बात सर करो एक बार, कंपोनेंट के पीछे जाओगे सर, कंपोनेंट तो कितने भी हो सकते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सर समझ में आता है, पर सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिल जाती हैं एक साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में तो उनको सॉल्यूशन बोलते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा है कि सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन। सही है। हम लोग यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो ये कंपोनेंट का मतलब क्या है सर? यहाँ पर इस ब्रांच में जो सॉल्यूशन हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट हो, एग्जैक्ट दो कंपोनेंट। कौन कौन से? एक हो सकता है सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूट ऐसा जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, या फिर कह सकते हैं इसका अमाउंट कम हो। पर ये बात थोड़ी सी गलत है, क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। अगर वाटर बेटा आपके पास 5 ml भी होगा 450 ग्राम में भी, तब भी आप उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। मैंने कहा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हो जाएगा सॉल्वेंट, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में आए, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी मिनिमम कंसंट्रेशन होगी, वो आपका कहलाएगा सॉल्यूट। पर हर केस में सही नहीं है। वाटर कभी भी दिख जाए तो कैसा है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और क्या बात कर सकते हैं सर? यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो आपका ठीक है, आपने बोल दिया है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिनोट भी यहां से अलग अलग करेंगे। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जहां जहां सॉल्यूट का जिक्र करेंगे वहां वहां उसको बी से डिनोट करेंगे। सॉल्यूट की कोई भी चीज होगी, प्रेशर होगा, मास होगा, मोलर मास होगा, कोई भी चीज होगी उसको हम डिनोट करेंगे बी से, और सॉल्वेंट की चीजों को डिनोट करेंगे बेटा ए से। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो मैंने बोला अगर मास परसेंट की बात कर रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मान लो आपको कभी दे दिया कि 5% ऑफ NaCl प्रेजेंट इन वाटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 5 ग्राम NaCl है तो 95 ग्राम क्या होगा? आपके पास वाटर होगा, H2O। अगर हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से मास टू मास की बात कर रहे हैं, इतना मास इसका और उतना मास उसका। ये क्या बात है? इस बात को हम ऐसे समझ रहे हैं कि 5% NaCl, इसका मतलब 5% बाई मास दे रखा है। एग्जाम पेपर में जब आएगा तो मास परसेंट को कैसे कैसे डिनोट करेंगे उसको भी समझना। आ सकता है बाय मास लिख के आ सकता है, अगर ये नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक शब्द ऐसा लिखा होता है W/W, इसका मतलब भी होता है मास बाई मास। समझ गए? इसका मतलब भी क्या है? मास परसेंट। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रही है बात समझ में? इसको नोट कर लो एक बार इसको नोट करें, देखना बेटा आगे। अब बात करेंगे वॉल्यूम परसेंट। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम
ऑफ कंपोनेंट, और कंपोनेंट वही हो सकते हैं या तो होगा सॉल्यूट या होगा सॉल्वेंट, और अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बात करता हूं परसेंट की, जब मैं इसमें परसेंट का जिक्र करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहां पर इंटू 100 कर दूंगा हर एक में, क्योंकि परसेंट बनाना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसके बाद अगर मैं मास बाई वॉल्यूम की बात करूंगा तो मैं कहता हूं ये टर्म जो है ज्यादातर मेडिकल लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। ओआरएस का गोला आपने देखा होगा, उस पर लिखा था इतने ग्राम इतने लीटर पानी में, तो मेडिकल लाइन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर क्लियर कर देंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कोई कोई सॉल्यूशन भी कहता है, ऐसा क्यों, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक ही बात है? हाँ, इसमें एक ही बात है, बताओ क्यों? क्योंकि जो ये जो मास होगा सॉल्यूट का, ये अलग से वॉल्यूम नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, जो इस सॉल्वेंट के जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं उन पर जाकर के उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। इंटरस्टिशियल साइट समझ रहे हैं, जैसे मान लो वाटर है और वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में ये जो गैप है इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे। इसमें आकर के क्या होगा, मान लो NaCl है तो NaCl का पार्टिकल आकर के इसमें इस वॉइड को घेर लेगा, तो क्या करेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम जो सॉल्वेंट का है वही रहेगा। और क्या कर सकते हैं, इनटू 100 कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इनटू में करेंगे 10 की पावर 6। ये 10 की पावर 6 क्या दिखा रहा है, ये 10 की पावर 6 दिखा रहा है किसको, 1 मिलियन को, क्योंकि 10 की पावर 6 ही होता है 1 मिलियन का मतलब, ठीक है, तो 1 मिलियन को दिखाएगा। इसको नोट कर लो जल्दी से। अब आगे बात करेंगे, ये जो 3 जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बताने का मेथड है, ऐसे ही मोलैरिटी, ऐसे ही मोलैरिटी। पर मोलैरिटी का मतलब है कि कितने लीटर में आपको कंसंट्रेशन बतानी है, ये आपको कंसंट्रेशन बताएगी पर लीटर में, और मोलैरिटी आपको बताएगा कंसंट्रेशन पर केजी में। जब आपका सॉल्वेंट भी मास में देखा जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाएगा, उस टाइम पर तो आप निकाल रहे हैं मोलैरिटी। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या सॉल्वेंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को बेटा कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, और हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, अगर ये ml में होगा तो क्या करेंगे, इधर 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे फॉर्मूले में। और जो हमें फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल करना है वो होता है WB अपॉन MB इंटू V, और V अगर ml में है, ज्यादातर क्वेश्चन में ml में होता है, तो इंटू 1000। सर इसमें कौन सी चीज क्या क्या है इसको देखना है। तो WB, W को डिनोट करते हैं बेटा गिवन मास, जो मास गिवन है वो गिवन मास। M को डिनोट करते हैं मोलर मास, ठीक है, और V से डिनोट कर रहे हैं हम वॉल्यूम को। अब अगर यहां पर WB लिखा है तो मैंने बताया था B से किसको डिनोट करना है, सॉल्यूट को। अगर यहाँ A होता तो किससे डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को, समझ गए। तो WB का मतलब गिवन मास है किसका, सॉल्यूट का। MB का मतलब क्या है, मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का। समझ गए यहां तक। इसकी जो SI यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है, ये किसमें होती है, मोल पर लीटर। और एक फॉर्मूला और बताऊंगा आपको मैं, एक रिलेशन होता है मोलैरिटी और वॉल्यूम में, तो बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहने का मतलब M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 इक्वल्स टू M3V3, जितने भी हो, पर हमारे में 2 ही कंपोनेंट है तो मैं बोलूंगा M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। सर इससे क्या समझ रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताओ। इनको बोलेंगे इक्विमोलर।
इक्विमोलर का मतलब मान लो आपके नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है, अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स का यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताना, नंबर ऑफ मोल्स का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैंने कहा अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको बराबर रखने हैं तो क्या करेंगे, मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कांस्टेंट यूनिट है, इसमें 1 2 की वैल्यू लगाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आया था वॉल्यूम दे दिया, दूसरा वॉल्यूम दे दिया, इसकी मोलैरिटी दे दी, दूसरे वाले की मोलैरिटी पूछना है। समझ गए यहां तक? इसके बाद बात करेंगे सर मोलैरिटी की। क्या है मोलैरिटी? तो मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। पर ये मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे m बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये 1000 कब, जब m डब्ल्यू ए हमको दे रखा होगा ग्राम में, अगर ये ग्राम में होगा। यहां पर डब्ल्यू बी हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास, एम बी हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो 1000, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मोल पर केजी। समझ रहे हैं इस बात को, मोल पर केजी इसकी ऐसा यूनिट। लास्ट बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कितने, 2 कंपोनेंट, कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ऑल कंपोनेंट्स। सर इसको आपने बताया नहीं, इसको डिनोट किससे करेंगे, आप इसको चाई बोल सकते हैं, काई बोल सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, अगर यहां पर ए लिखा है इसका मतलब ये है कि आपको इसका फॉर्मूला लिखना है Na अपॉन Na प्लस Nb। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, A का मतलब सॉल्वेंट, B का मतलब सॉल्यूट। आगे बात करेंगे सर अगर ये चाई बी या काई बी है तो हम लिखेंगे Nb अपॉन Na प्लस Nb। और मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस क्यों, क्योंकि ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, तो ये हो जाएगी यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी कह सकते हैं इसको। आगे बात समझ में। अब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ये कंसंट्रेशन के मेथड हो गए। आपको बेटा न्यूमेरिकल कराए जाएंगे सॉल्युबिलिटी और इसके मिक्स दोनों के साथ में, ठीक है। आज हम सॉल्युबिलिटी को और पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लो। एक चीज और जो मोल फ्रैक्शन के बारे में देखनी है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालें और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इनका आंसर कितना आना चाहिए, 1। इसका मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हो जाना चाहिए, 1। रेशियो टोटल हो जाना चाहिए 1। कहने का मतलब है अगर मैंने मान लो Na अपॉन Na प्लस Nb लिखा और साथ में Nb अपॉन Na प्लस Nb लिखा, अगर यहां से एलसीएम लिया जाएगा Na प्लस Nb का तो Na प्लस Nb से Na प्लस Nb कट जाए, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 1। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होना चाहिए दोनों का सम हमेशा होना चाहिए 1। समझ गए इस बात को। आगे चलेंगे और अब सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। 9th क्लास में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के बारे में पहली बार पढ़ा था और ये पढ़ा था कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। कुछ किताबें तो 100 ml के बारे में बताती थी और कुछ किताबें कहती थी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट की बातें करती थी। तो हम लोग क्या करेंगे, पर लीटर वाली चीजों को सही समझें और हम लोग बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना ज्यादा सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सके। अब अगर हम लोग इस चीज को जान के आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा सॉल्युबिलिटी को अगर मैं यहां पर देखूंगा तो हमको 2 प्रकार की सॉल्युबिलिटी को यहां पर पढ़ना है। कैसे कैसे, एक तो हमें पढ़ना है कि जब सॉल्यूट हो हमारा कैसा, सॉल्यूट होना चाहिए सॉलिड और इसमें सॉल्वेंट होना चाहिए लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर मिले
जैसे आपने नमक मिला दिया पानी के अंदर, चीनी मिला दी पानी के अंदर, ग्लूकोज मिला दिया पानी के अंदर, ऐसी चीजों को मिला रहे हैं। और बेटा अगर मैं बात करूंगा दूसरा प्रकार क्या आएगा, वो आएगा कि जब आपका सॉल्यूट तो होना चाहिए गैसियस, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, और आपके पास जो सॉल्वेंट है वो होना चाहिए लिक्विड। अगर गैस लिक्विड के अंदर मिक्स होगी तो क्या? सर इस बात को बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब ये इसके अंदर मिक्स होगा, हम लोगों ने 9th में भी ये बात पढ़ी और पढ़ने के बाद 11th में भी थोड़ी सी इसकी बातें करी, और उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं जिसमें इस चीज के बारे में हम ज्यादातर चीजों को जानते हैं। अभी चेक कर लेंगे क्या क्या जानते हैं, पर अब हमें इस चैप्टर में इस पर ज्यादा फोकस करना है कि जब गैस लिक्विड के अंदर मिलता है तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सर सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें कि इसके हिसाब से भी सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। कौन कौन से सर? एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। अच्छा थोड़ी देर के लिए सैचुरेटेड को सेटिस्फाई के हिसाब से समझते हैं। सेटिस्फाई होने का मतलब कितना पैसा मुझे मिल जाए और मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। सैचुरेटेड का मतलब कि जब सॉलिड जो है या फिर कोई भी सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाए। When no more solute dissolve in solvent, then that kind of solution is called saturated solution. Satisfy है बिल्कुल, और solvent नहीं चाहिए, solute नहीं चाहिए। अब मैं अगर बात करता हूं unsaturated का मतलब when more amount of solute dissolve in solvent, और ज्यादा घोल सकते हैं। मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, 1 चम्मच चीनी डाली, घोल रहे हैं, घुल गई, 1 चम्मच और डाली, अभी भी घोल रहे हैं, 1 चम्मच और डाली, अभी भी घोल। अब जब घुलना बंद हो जाए उस टाइम पर तो सैचुरेटेड, पर जब तक घुल रही है चीनी पानी के अंदर तब तक वो हो गया अनसैचुरेटेड। क्या इस चीज का बदलाव कर सकते हैं? हाजिर कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है जब हम चाशनी बना रहे होते हैं, पहले आपने पानी के अंदर चीनी डालना स्टार्ट किया, घुलना स्टार्ट किया, घुल रही है, एक ऐसा टाइम आएगा, कितना, 442 ग्राम, याद रखना। ये चीनी का क्या होता है, ये चीनी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है 342 ग्राम पर। अब आपने 342 ग्राम क्या डाल दी, चीनी डाल दी पानी के अंदर, क्या होगा, पर ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, क्या होगा, अब ये सैचुरेटेड बन जाएगा। अब इसको लेकर के मैंने क्या किया, इसको गैस के ऊपर रख दिया। जब मैं रख दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, जब हम टेम्परेचर को राइज कर दें और ज्यादा इसके अंदर क्या हो जाए, और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाए। ऑन राइजिंग टेम्परेचर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड के अंदर भी और ज्यादा सॉल्यूट घुलना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए इस बात को? सर इसमें और क्या बात कर सकते हैं? तो सर जब मैंने सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाया तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बोलेंगे कि व्हेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड देन दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब जब सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोला जाए। एंड व्हेन the maximum amount of gaseous solute dissolve in liquid, this kind of solubility is called solubility of gas in liquid। समझ रहे हैं यहां तक? इसके बाद बात करेंगे सर ये किस किस चीज पर डिपेंड कर सकती है। मैंने कहा सर किस किस चीज पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। मैंने कहा सबसे पहले तो डिपेंड करती है किस पर, सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल पर, कि उनका नेचर कैसा है। नेचर में सर बहुत दिनों से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात को पढ़ रहे थे, पहले हम लोग 11th में ही पढ़ के आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमने बोला कि ये नेचर का मतलब होता है कुछ होते हैं पोलर और कुछ होते हैं नॉन पोलर। हमने फिर पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी। वो क्या बोलती थी, वो बोलती थी कि पोलर चीजें पोलर चीजों में घुल जाती हैं और नॉन पोलर घुलते हैं नॉन पोलर में। जहां हम ये पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि जो स्टार्टिंग वाले अल्कोहल होते थे वो तो पानी के अंदर मिक्स हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके अपने नए बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन हम बोलते थे हायर जो इसके होते हैं, हायर जो इसके मेंबर्स होते हैं वो नहीं घुलते। क्यों? फिर वो घुलते हैं जाकर के बेंजीन में, क्योंकि वो नॉन पोलैरिटी करेक्टर बढ़ जाता था इसीलिए। तो यहाँ पर भी वही बात करेंगे कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर। अगर मैं NaCl को चाहूंगा पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा,
पर अगर मैं चाहूंगा कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्स हो जाए पानी के अंदर, नहीं होगा। अगर मैं चाहूंगा कि आप मिक्स करना चाह रहे हैं तो एक काम करो, ऑयल को वाटर के संग मिक्स कर दो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल एक नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। तो पोलैरिटी के वजह से हम क्या करेंगे? नेचर पर डिपेंड करेंगे। सर दूसरा डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे। आप देख ही रहे हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? सॉल्युबिलिटी। ऑन राइजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। ये राइज इन टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगली बात करते हैं सर किसकी? प्रेशर की। प्रेशर की बात करेंगे। सर प्रेशर से क्या होगा? आपने क्या किया, दूध के अंदर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है, आपने उसके अंदर चीनी डाली और डाल करके छोड़ दी। अब चीनी धीरे धीरे घुलना स्टार्ट होगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। और चीनी डाली और चीनी डाली, अब आपने चम्मच ली और चम्मच से उसको घोलना स्टार्ट कर दिया। आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या प्रेशर एक्सर्ट करने से चीनी ज्यादा घुल जाएगी? ऐसा नहीं। क्या होगा? सिर्फ रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जल्दी घुल जाएगी, पर कभी भी ज्यादा चीनी नहीं घुल सकती। इसका मतलब है कि आपके प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे ही नहीं, उसको सरफेस एरिया से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस एरिया से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बोलो? क्योंकि सरफेस एरिया, आप चाहे कटोरे में चीनी को दूध में मिला लो, चाहे उतने ही दूध में आप थाली में मिला लो, दूध ज्यादा नहीं मिल सकता, दूध में चीनी ज्यादा नहीं मिलेगी। आप सॉल्यूशन जो बनाना चाह रहे हो वो ज्यादा नहीं बनेगा, आपका उतना ही रहेगा, कंसंट्रेशन भी सॉल्यूशन की उतनी ही रहेगी, सिर्फ क्या होगा? रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर है सब लोगों को? इसको नोट करो फटाफट से। अब देखेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस साल आपके सिलेबस में भी है, पर ऐसा नहीं है कि इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखेंगे हम लोग कि जब गैस लिक्विड के अंदर मिलेगा तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब अगर हम बात करेंगे कि इस चीज को कर ही रहे हैं तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उन फैक्टर्स के बारे में जानना है। सर ये भी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से? सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि टेम्परेचर पर। अब अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप अच्छे से पढ़ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जब घुलना ज्यादा स्टार्ट हो जाए। अब 2 प्रकार की रिएक्शन का जिक्र करता हूं। एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जिनमें से हीट बाहर निकलती है। और एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट अंदर हमको देनी पड़ती है, जिस रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक, जिनमें से हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक। एक्सो एग्जिट ऐसे याद कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है। सर जब एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन हो ही रही है मान लो, और उसमें से हीट बाहर निकले, इसका मतलब वेपर के फॉर्म में कुछ भी बाहर निकल रहा होगा, और उसमें हम अगर गैसियस सॉल्यूट ही मिलाना चाह रहे होंगे तो वो गैसियस पार्टिकल, ये गैसियस पार्टिकल एक दूसरे पर रिपल्जन फोर्स लगाएंगे, जरूर टकराएंगे, और टकरा करके उनको घुलने नहीं देंगे। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो और आप वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट एब्जॉर्ब ही हो रही है, तो अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है जहां पर आपने हीट दी और वो एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के मतलब और आप ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर घोल सकते हैं, तो जब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उन रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आ गए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। पर सर ज्यादातर की बात करो तो ज्यादातर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं हमारे यहाँ, इसीलिए हम ज्यादातर, अगर नॉर्मल बात करेंगे आपको एक ऑप्शन लगाना है सर, 2 ऑप्शन आ गए कि हम बढ़ता हुआ दिखाएं या घटता हुआ दिखाएं, तो हम घटता हुआ दिखाएंगे, वहां पर एक्सोथर्मिक मान करके करेंगे।
पर अगर कहीं पर और थोड़ा सा विवरण देने का बात आए तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के टॉपिक को समझाएंगे कैसे। दूसरा मैंने जैसे नेचर बताया था सर, ऐसे ही नेचर भी ऐसे ही बताया था, पोलर डिसॉल्विंग, पोलर एंड नॉन पोलर, डिसॉल्विंग नॉन पोलर, वो बात ठीक है। एक बात और भी है, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ऐसी चीजें हैं जिनके साइज बहुत बड़े हैं क्योंकि इनर्ट गैसेस है, और इनर्ट गैसेस के साइज बड़े होने की वजह से ये किसी भी सॉल्वेंट के इंटरस्टिशियल वॉइड को घेर नहीं सकता। वही इंटरस्टिशियल वॉइड जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था। मान लो ये इंटरस्टिशियल वॉइड पानी का है और मैंने इसमें हीलियम गैस डालने की कोशिश करी, तो इस वॉइड को प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, वो इसमें नहीं आ सकता। पर कुछ एनओसीज होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसी गैस हैं जिनके साइज बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल साइज की गैसेस हैं, ये आसानी से आकर के इंटरस्टिशियल वॉइड को घेर सकते। तो ऐसी गैसेस जिनके साइज बहुत बड़े बड़े, वो इस वॉइड को नहीं घेर पाएंगी तो वो सॉल्युबिलिटी को कम करेंगे, और ऐसी गैसेस जिनके साइज बहुत छोटे हैं ये इंटरस्टिशियल वॉइड में ज्यादा से ज्यादा घुलेंगे और सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देंगे। समझ गए इस बात को? सर अगली बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उससे पहले थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, क्या? सरफेस एरिया। तो वही बात जो वहां पर बोली थी कि सरफेस एरिया बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या किस चीज पर फर्क पड़ता है? रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी आपकी। सरफेस एरिया आपने ज्यादा ले लिया तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, बाकी किसी भी चीज पर फर्क नहीं पड़ेगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर। अभी तक तो प्रेशर पे कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा था, प्रेशर पे बहुत सारा हमने देखा है। छोटा सा सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने देखा कि उसका वॉल्यूम निकाला, सारी चीजें निकाली, तो हमने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा 1 किलो गैस इसके अंदर आ जाएगी या फिर 1 किलो सामान इसके अंदर आ सकता है, पर उसी सिलेंडर के अंदर हम 5 किलो गैस भर देते हैं। किसके साथ? प्रेशर के साथ। सही है। ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया, हमने सोचा थोड़ी देर चलेगा, कितनी देर चल जाएगा। ऑक्सीजन मान लो मैंने एक कमरे में इस जगह पर बंद कर ली, उतनी जगह पर, जितना बड़ा सिलेंडर है उतनी जगह पर ऑक्सीजन मैंने बंद कर ली, और बंद करने के बाद मैंने मास्क लगाया, थोड़ी देर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ना। पर अगर सिलेंडर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत टाइम तक चल रही है, क्यों? क्योंकि प्रेशर के साथ वहां पर ऑक्सीजन को हमने बंद कर रखा है। तो जब बहुत हाई प्रेशर पर हम ये सॉल्युबिलिटी कराते हैं, कौन सी? गैस इन लिक्विड, तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये राइज सबसे पहली बार देखा जिनका नाम था हेनरी। हेनरी कहते हैं कि जैसे जैसे आप क्या बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अच्छा, फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद आते हैं राउल्ट, और राउल्ट आकर के कहते हैं कि हेनरी की बात थोड़ी थोड़ी सही है कि आपके प्रेशर राइज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये हर सॉल्वेंट या सॉल्यूट के लिए सही नहीं है। जब सॉल्यूट वॉलेटाइल होगा तो ये बात सही है, अगर वो नॉन वॉलेटाइल होगा तो ये बातें गलत हैं। अब आप कहेंगे सर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल वो थोड़ी देर में बताते हैं, पर हमने इसकी वजह से बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखा और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे कैसे? एक तो आता है गर्मियों के दिनों में जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेम्परेचर राइज होने से एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी कम, किसकी? ऑक्सीजन की। किसमें? पानी में। तो जो मछलियां उस पानी में ही, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा अंदर कंज्यूम कर रही हैं, वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही और वो ऑक्सीजन की कमी से मर रही है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, कहां पर? हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमको एनोक्सिया मतलब थोड़ी सी उल्टी, चक्कर क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर कम है। बीपी का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर, समझ रहे हैं? तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा इसका मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हमको क्या होगा? हमको जो है एनोक्सिया हो जाएगा। एनोक्सिया का मतलब थोड़े चक्कर से आना, थोड़ा अनकॉन्शियस सा हो जाना, ऐसी चीज। और सर एक और चीज हमने देखी है कि जब वो स्क्यूबा डाइवर्स अंदर जाते हैं, सर हम लोग क्या करते हैं जब पूल में नहाने जाते हैं ना, तो जैसे ही नहाने जाते हैं और नहा करके बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है क्या, और उसके बाद ज्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं जिनकी पत्थर वो स्टील वाली बॉडी, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जिनकी नॉर्मल बॉडी है, ह्यूमन बींग्स वाली।
तो वो क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। और जब बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, क्यों हो रहे हैं बीमार, क्योंकि कुछ लोगों को बैंड डिसीजेस, आप याद रखना कि हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं इनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर 4.2%, अच्छा इसमें इसके ट्रेंड भी अलग अलग हैं, बहुत लोगों ने 11 पॉइंट कुछ पढ़ते हैं, 11.6 उसको भी कंसीडर करेंगे। 11.6% क्या ले जाते हैं, हीलियम गैस। कहीं कहीं 4 to 5% लिखा है, कहीं कहीं 11.6% लिखा है। क्या ले जाते हैं, हीलियम गैस ले जाते हैं, जिससे बैंड डिसीजेस नहीं होते। दूसरा, जो हमारे सिलेंडर होते हैं घर पे, एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उनको हाई प्रेशर पर भरा जाता है, उस पर लिखा रहता है 15 किलो का सिलेंडर, और गैस भरने के बाद 29.5 किलो, कैसे 14.5 किलो गैस आ गई 15 किलो के सिलेंडर में, इतना उसका वॉल्यूम भी नहीं है, तो क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर उसको भर दिया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे हम हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या कहा था, हेनरीज लॉ की बात करने वाले, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, फिर देखेंगे।